नमस्कार दोस्तों। आज के कंटेंट में आपका फिर से स्वागत है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, लगातार पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के कुछ हम महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और हम उनका समग्र रूप से अध्ययन करेंगे। और अगर आपको टेलीग्राम से जुड़ना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके माध्यम से आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं ताकि आप इस लेक्चर की पीडीएफ आपको मिल जाए और आप उसका प्रॉपर रूप से रिवीजन कर पाए। ठीक है, तो आइए पहला लेक्चर हम डिस्कशन करते हैं। पहला टॉपिक ये है कि मनरेगा के तहत एक प्रोजेक्ट उन्नति की बात की जा रही है। तो प्रोजेक्ट उन्नति क्या है, ये हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, यहां से प्रश्न बन सकता है। तो हम मनरेगा को भी पढ़ेंगे और प्रोजेक्ट उन्नति को भी पढ़ेंगे, दोनों हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आपको ये पता होगा कि मनरेगा के तहत अनस्किल्ड वर्कर को एम्प्लॉयमेंट उपलब्ध कराया जाता है 100 दिन का। इतनी बात आपको पता है, और नहीं पता है तो हम पढ़ेंगे और इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि इसमें शामिल होते हैं कौन, अनस्किल्ड वर्कर। लेकिन कई एक्सपर्ट ये कह रहे थे कि हम अनस्किल्ड वर्कर को जो मनरेगा में काम कर रहे हैं उनको स्किल उपलब्ध कराकर स्किल क्षेत्र में, स्किल सेक्टर में उनको अधिक पे दें और उनको जीवन यापन के अधिक अवसर उपलब्ध होंगे। ठीक है, और मनरेगा के तहत स्किल उपलब्ध कराकर उनको हम स्किल के आधार पर काम दें ताकि हमारी इकोनॉमी में और भी एक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, तो इसी उद्देश्य के तहत मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने एक प्रोजेक्ट उन्नति लेके आए। उनने कहा कि हम मनरेगा के जो भी वर्कर हैं उनको हम स्किल देंगे ताकि वो एम्प्लॉयमेंट पार्शियली रूप से जो मनरेगा में उनको मिलता है, आगे चल के वो एम्प्लॉयमेंट उनको फुल एम्प्लॉयमेंट मिले। ठीक है, मनरेगा के तहत ये होता है कि आपको 100 दिन का काम मिल गया, फिर उसके बाद आप बेरोजगार बैठे हैं। तो इस गैप को कम करने के लिए हम उनको एक स्किल उपलब्ध कराएंगे, उसके बाद उनको पूर्ण रूप से रोजगार मिलेगा। ठीक है, इतनी बात आपने समझी। इस प्रोजेक्ट के तहत अभी तक 25,000 से ज्यादा लोगों को ट्रेंड किया जा चुका है। ठीक है, और ऐसा मार्च 2022 तक हुआ है। इसको 2 साल तक एक्सटेंड भी किया गया है इस मिशन को। इसमें 18 से 45 साल के ऐसे वर्कर जिनने 100 दिन का मनरेगा में काम पूरा किया है उनको इस योजना के तहत स्किल उपलब्ध कराई जाती है। दूसरा, इसके बाद वो 100 दिन का अतिरिक्त वो रोजगार मनरेगा के तहत इसके तहत वो ले सकते हैं, भले ही उनने 75% इस कोर्स में अटेंडेंस की हो। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इससे क्या होगा, इसमें दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना के भी, रूरल सेल्फ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और कृषि विज्ञान केंद्र के भी व्यक्ति इसमें आकर ट्रेनिंग हासिल कर सकते हैं और अपनी स्किल को इनहेंस कर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। इसका संपूर्णतः जो फंड है वो कौन देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा, प्रोजेक्ट उन्नति के समान कई अन्य प्रोग्राम और चल रहे हैं, जिसमें एक प्रोजेक्ट उन्नति है जो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के तहत काम करता है, जो कि मेजर प्रोजेक्ट है उनके संबंध में बात करता है। एक प्रोजेक्ट उन्नति और है जो इसरो के द्वारा लाया गया है। इनने कहा है कि नैनो सैटेलाइट के डेवलपमेंट के लिए हम उन लोगों को ट्रेनिंग देंगे ताकि इसके संबंध में बात करें। तो आप प्रोजेक्ट उन्नति की 3 प्रोग्राम हैं, इनको याद रखिएगा, इनमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस बात को समझ गए। दूसरा, हम प्रोजेक्ट उन्नति का एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। इसको 3 साल तक अभी तक एक्सटेंडेड, मतलब कि 3 साल तक इसकी वैधता है प्रोजेक्ट उन्नति की। इसके तहत इनका उद्देश्य है कि 2 लाख जो मनरेगा के वर्कर हैं उनको स्किल उपलब्ध कराएंगे ताकि वो पार्शियली रूप से फुल एम्प्लॉयमेंट उनको उपलब्ध हो सके। इस बात को ध्यान रखना। इसमें 18 से 45 साल के युवक जो व्यक्ति हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए एलिजिबल हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत, आरएसटी, केबीएस, केवीके के तहत भी लोग इसमें 18 से 45 के तहत एलिजिबल हैं। दूसरा, इसमें 100 दिन का अतिरिक्त उनको रोजगार मिलेगा, भले ही उन्हें 75% अटेंडेंस इसके संबंध में बात की हो। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, यहां से प्रश्न बन सकता है, महत्वपूर्ण है। अब हम पढ़ लेते हैं मनरेगा
मनरेगा के तहत एक गारंटेड क्या है प्रोग्राम है, सरकार ने इसको 2005 में लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा, और कहा कि हम आपको 100 दिन का रोजगार देंगे, ताकि और रोजगार ऐसे व्यक्तियों को मिलेगा जो जिनके पास स्किल नहीं है, मैनुअल वर्क करना जानते हैं। और इसके तहत हम फिजिकल जो अवसंरचना है उसका निर्माण हम उनसे करवाएंगे। इसको अभी तक मनरेगा में 15.4 करोड़ एक्टिव वर्कर काम कर रहे हैं। लीगल राइट है लोगों को, काम एक लीगल राइट दिया गया है लोगों को, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और अगर किसी व्यक्ति ने अगर किसी व्यक्ति ने काम के लिए अप्लाई कर दिया है तो उसको ग्राम सभा को इसको 15 दिन के अंदर उस काम को देना पड़ेगा। अगर इनने 15 दिन के अंतर्गत काम नहीं दिया तो इनको बेरोजगारी भत्ता भी उपलब्ध कराया जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। और इसको देखता कौन है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, इस बात को इसको देखते हैं, ठीक है। फीचर क्या क्या है, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड किया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट का इसमें कोई फंडिंग नहीं लगती है। इसके माध्यम से कोशिश ज्यादा से ज्यादा ये की जाती है कि महिलाओं को अधिक से अधिक रोजगार मिले ताकि उनका एम्पावरमेंट हो। टाइम बाउंड मैनर में उनको लेबर गारंटी दी जाती है, एम्प्लॉयमेंट का एक अधिकार दिया जाता है। लेबर इंटेंसिव मैनुअल वर्क के संदर्भ में बात की जाती है। ट्रांसपेरेंट सिस्टम में डीबीटी के माध्यम से उनको पैसा ट्रांसफर किया जाता है और लोकल जो सेल्फ बॉडी है उनके मध्य कोऑर्डिनेट करने का प्रयास किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा, इसके क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी हमारी जो जनसंख्या है वो पॉवर्टी का शिकार है, तो इसको हमें देखने की आवश्यकता है, इसको कम करने की आवश्यकता है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है कि जो गरीब लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, तो उनकी कहीं ना कहीं गरीबी क्या होती है, कम होती है। हंगर, जीरो हंगर की तरफ हम बढ़ते हैं। अगर लोगों के पास पैसा होगा तो उनकी हेल्थ होगी, वेलबींग अच्छी होगी, लोगों की एजुकेशन क्वालिटी अच्छी होगी, जेंडर इक्वलिटी को बढ़ावा मिलेगा, महिलाओं को भी ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है योजना के तहत। और इकोनॉमी की ग्रोथ ओवरऑल क्या होगी, हमारी अच्छी चलेगी। इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा और जो इनक्वलिटी है हमारे समाज में वो भी क्या होंगी, कम होंगी, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। यहाँ से महत्वपूर्ण मेंस में यहाँ से पॉइंट आप यहाँ से डाल सकते हैं। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जैसे हमने पढ़ाई, एसेट क्रिएशन होता है सरकार का, ठीक है, अवसंरचना का निर्माण होता है तो उसको एसेट का क्या होता है कि क्रिएशन होता है, संपत्ति का क्या होता है, निर्माण होता है। जो एग्रीकल्चर बेज हैं उनका क्या होता है, एग्रीकल्चर बेजेस बढ़ते हैं। एम्पावरमेंट, वुमन का एम्पावरमेंट होता है। और जो भी मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं जैसे एससी है, एसटी है और अदर वर्ग हैं, उनको एम्पावरमेंट हमको देखने को मिलता है। और जो माइग्रेशन शहरी क्षेत्रों में अधिक से अधिक हमको देखने को मिलता है तो उसमें भी हमको कमी देखने को मिलती है। फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है और सस्टेनेबल एसेट का क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये सारी समस्याएं यहाँ से समाधान यहाँ से होती हुई हमको लगती हैं, ठीक है। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस ये है कि हमको भ्रष्टाचार इसमें देखने को मिलता है। सरकार में हम कहीं ना कहीं समाचारों में सुनते हैं कि इसमें फंड की कमी हो जाती है। और एक तो चैलेंजेस यही है कि इसमें स्किल्ड वर्कफोर्स इसमें नहीं रहता है, ठीक है। तो ये सारी समस्याएं हैं। इसके साथ साथ और भी समस्याएं हमको देखने को मिलती है। एजेंसियों के मध्य कोऑर्डिनेशन की कमी हमको देखने को मिलती है। और कई बार तो ऐसा होता है केवल जो अवसंरचना का निर्माण होता है हमें कागजों पर मिलती है, जमीनी स्तर पर हमें उस कुछ देखने को नहीं मिलता है। तो ये भी एक समस्या है, इसको ध्यान रखेंगे आप। दूसरा, अभी क्या चल रहा है, साइट की मीटिंग चल रही है पनामा में, COP29। तो इसमें शीशम के एक्सपोर्ट से संबंधित कुछ रूल बनाए गए हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। और एक्चुअली क्या है, शीशम अपेंडिक्स 2 में है, इसमें रेगुलेट करने का प्रयास किया जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। शीशम का पेड़ क्या है, एक डेसिडियस ट्री है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में क्या है, नेटिव है। और साउथर ईरान में क्या है, नेटिव हमको देखने को मिलता है, ठीक है। और जो COP29 में जो सी कुकुम्बर है
उसको अपेंडिक्स 2 में डालने का प्रयास भी किया गया है। सी कुकुम्बर की ज़्यादा से ज़्यादा जो इलीगल ट्रेडिंग होती है चाइना के द्वारा, इसलिए इसको अपेंडिक्स 2 में डालने का प्रयास भी किया जा रहा है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। साइट को हमने 19 तारीख के लेक्चर में पढ़ा था, आज हम थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं। साइट क्या है, इसका सेक्रेटरीट हमको जिनेवा में देखने को मिलेगा। इसको वॉशिंगटन कन्वेंशन भी बोलते हैं। इंटरनेशनली लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है गवर्नमेंट पे, और इंटरनेशनल ट्रेड को वाइल्ड एनिमल ऑफ प्लांट को हम क्या कर सकें, जो भी इंडेंजर स्पीसीज हैं उनको ट्रेड इलीगली ना हो, उनको सुरक्षित करने का इसके तहत प्रयास किया जाता है। करंटली इसमें 184 सदस्य हैं। इंडिया ने इसको 1976 में ज्वाइन किया। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और ये लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है। ठीक है, इसमें 3 अपेंडिक्स हमको देखने को मिलती है। पहली अपेंडिक्स में आप इसको कॉमर्शियली जो ट्रेड होता है उसमें बिल्कुल प्रतिबंध होता है, कठोर नियमों का पालन किया जाता है। दूसरे में इसमें थोड़ी सी रियायत दी जाती है। इसमें लीगल सर्टिफिकेट के आधार पे आप इसका ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन आपको इसमें ज़्यादा ट्रेड आपको नहीं कर सकते। इसमें आप मैनेजमेंट के आधार पर ट्रेड इसमें कर सकते हैं। तीसरे में आपको थोड़ा सा और रियायत दे दी जाती है। इसमें कोई एक कंट्री अगर उसको रेगुलेट करने की दिशा में काम कर रही है तो उसको आप इजीली आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। 3 अपेंडिक्स हैं, इस बात को आप इजीली यहीं से ध्यान रख सकते हैं। दूसरा, इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी जो प्रधानमंत्री की होती है, उनने कुछ पेपर पे एनालाइज किया है। जो जैसे कुछ अभी क्या हो रहा है, जो विश्व में कुछ इंडिकेटर जारी किए जा रहे हैं, जैसे फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स, VDEM इंडेक्स और EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स। तो इसमें इंडिया की जो स्थान है उसको बहुत नीचे करके दिखाया जाता है। तो इसलिए EAC-PM ने कहा है कि हम इनके पेपर को एनालाइज कर रहे हैं और इसमें क्या कमियां हैं उसको दूर करने का, उनको सजेस्ट करने का प्रयास करेंगे, ताकि भारत का स्थान है इन इंडेक्सों में उचित हमको देखने को मिले। ठीक है, अब कौन कौन से इंडेक्स हैं? जैसे एक इंडेक्स है फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स। इसमें कहा गया है, इसको फ्रीडम हाउस के द्वारा जारी किया जाता है, जिसका हेडक्वार्टर हमको न्यूयॉर्क में देखने को मिलेगा। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। और इसमें कहा गया है कि भारत में जो पार्शियली फ्री कैटेगरी हमको देखने को मिलती है, बल्कि भारत में जो नागरिक हैं पूर्णतः फ्री नहीं है, पार्शियली रूप से फ्री है। तो सरकार ने कहा ये तो गलत है, हमारे यहाँ तो नागरिक संपूर्ण रूप से फ्री है, उनमें कोई प्रतिबंधित नहीं है। और एक इंडेक्स और जारी किया जाता है, वैरायटी ऑफ डेमोक्रेसी। इसको यूनिवर्सिटी ऑफ गुथेनबर्ग स्वीडन के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें कहा गया कि भारत में डेमोक्रेसी नहीं है, इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी है। ठीक है, इसको हिंदी में बोलेंगे निर्वाचित तानाशाही हमको देखने को मिलती है। मन की देश के प्रमुख को चुना तो जाता है, लेकिन उसमें तानाशाही हमको देखने को मिलती है। तो भारत ने कहा ये भी गलत है। और एक इंडेक्स EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स जारी किया जाता है, जिसको इन्होंने कहा कि भारत में डेमोक्रेसी क्या है, फ्लूइड है। इसका मतलब है कि भारत में पूर्णतः डेमोक्रेसी नहीं है, उसमें भी कुछ त्रुटियां हमको देखने को मिलती हैं, उसमें भी कुछ एरर्स हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो हम पढ़ लेते हैं इकोनॉमिक अफेयर काउंसलिंग जो प्रधानमंत्री की होती है वो क्या है। इसको प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसलिंग बोलते हैं। इसको रिकंस्टिट्यूट किया गया था 2019 में और 2 साल तक के इसको वैधता प्रदान की गई। इसमें अध्यक्ष हमको डॉक्टर विवेक ओबराय, श्री रतन पी पाटिल, चेयरमैन हमको डॉक्टर विवेक ओबराय देखने को मिलेंगे। बाकी मेंबर हमें इसमें मेंबर के रूप में देखने को मिलेंगे। इसका मेन उद्देश्य ये रहता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में वैश्विक अर्थव्यवस्था के विभिन्न जो मुद्दे हमारे सामने आते हैं उनके संबंध में सरकार को सलाह देना, नीतियों के बारे में बात करना, ताकि कोई मुद्दा के संबंध में हम उचित समाधान निकाल पाए। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे, यहां से प्रश्न बन सकता है। ये कोई संवैधानिक संस्था नहीं है, ना कोई संविधिक संस्था है, ना, ठीक है, इसको बोलेंगे संविधानेतर संस्था है। ठीक है, संविधान के बाहर की संस्था है, इस बात को ध्यान आप रखेंगे। एक इंडेक्स और पढ़ लेते हैं, हमेशा चर्चा में रहता है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022।
इसको रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर के द्वारा जारी किया जाता है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। 180 कंट्री को इसमें शामिल किया जाता है और भारत की रैंकिंग हमको देखने को मिल रही है 150वीं। ठीक है, लास्ट ईयर हमको देखने को मिली 142वीं, इसमें और हमको बढ़ोतरी देखने को मिली, हमारी स्थिति और खराब हो गई। इसमें क्राइटेरिया हमको देखने को मिलते हैं, जैसे किसी मीडिया इंडिपेंडेंस है, इन्वायरमेंट क्या है, सेल्फ सेंसरशिप तो नहीं है, लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क क्या है, ट्रांसपेरेंसी है, क्वालिटी ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर है, सपोर्ट है, ये सारी चीजें इसमें शामिल की जाती हैं। इसके संबंध में प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 किसके द्वारा जारी किया गया, तो आप बताएंगे रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर के द्वारा। और भारत की रैंकिंग में हमको सुधार की जगह गिरावट हमको देखने को मिली, तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे, यहां से प्रश्न अक्सर आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चीफ इलेक्शन जो कमिश्नर होते हैं उनका आप शॉर्ट टेन्योर रखते हैं, तो ये क्या चुनाव आयोग की जो स्वतंत्रता है उसमें बाधा उत्पन्न करते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करने का प्रयास करते हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ठीक है, 1950 से, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और इनमें कहा गया कि आप 2 महीने के लिए किसी को नियुक्त करते हैं, 4 महीने के लिए किसी को नियुक्त करते हैं, 10 महीने के लिए किसी को नियुक्त करते हैं, तो इससे क्या होती है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो न्यूट्रलिटी है वो प्रभावित होती है। अपॉलिटिकल होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, और उन्होंने यहां तक कह दिया कि जो इलेक्शन कमिश्नर है उनको टीएन शेषन जैसा होना चाहिए, जिसको डिगाया ना जा सके, जिसको डराया ना जा सके, जिसको हटाया ना जा सके। ठीक है, ताकि जो हमारे जो इलेक्टोरल रिफॉर्म की जो बात होती है, इसके बिना क्या है, अधूरी है। अगर आपको इलेक्टोरल रिफॉर्म की बात करनी है, चुनावी सुधार की बात करनी है, तो सबसे पहले आपको बात करनी पड़ेगी कि जो सीईसी है उनको एक लॉन्ग टर्म पीरियड दो, ताकि वो चुनाव सुधार के संदर्भ में बात कर पाए। ठीक है, तो इसको हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है कि ईसीआई को हम पढ़ें, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पढ़ें, क्योंकि लगातार चर्चा में रहा है, यहां से प्रश्न अक्सर बनते हैं और लगातार बनने की संभावना यहां से होती है, तो इस बात को आप देखेंगे। ठीक है, आर्टिकल 324 का क्लॉज 2 ये कहता है कि प्रेसिडेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और इलेक्शन कमीशन को क्या कर सकते हैं, नियुक्त कर सकते हैं। प्रेसिडेंट एड एंड एडवाइज किसकी, प्राइम मिनिस्टर और द काउंसिलिंग की एड और एडवाइस पे काम करेंगे। ठीक है, और पार्लियामेंट के द्वारा भी इसके संदर्भ में लॉ बनाया जा सकता है। ठीक है, इशू क्या क्या होते हैं, अगर आप किसी चीफ इलेक्शन कमीशन को नियुक्त करते हैं तो इसमें इश्यू हमको क्या क्या देखने को मिलते हैं। इसमें इश्यू देखने को मिलता है कि इसको अगर एग्जीक्यूटिव के द्वारा नियुक्त कर दिया जाता है तो इसमें हमको जो उसकी पारदर्शिता है, ईमानदारी है, न्यूट्रलिटी है, उसके संदर्भ में हमको संदेह पैदा होता है। और किसी लोकतंत्र में संदेह नहीं होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। तो इससे लोकतंत्र में जो नागरिक हैं उनकी जो चुनाव प्रक्रिया है उसमें संदेह उत्पन्न होता है, तो देश के लोकतंत्र में कहीं ना कहीं हमें गड़बड़ प्रतीत होती है। तो इस बात को हमको देखना चाहिए। ठीक है, आप किसी भी एग्जीक्यूटिव के द्वारा अगर किसी चुनाव आयुक्त को नियुक्त करेंगे, मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त करेंगे, तो उससे क्या होता है, रूलिंग पार्टी के फेवर में जाने का चांसेस हमको देखने को मिलता है। संविधान में कोई उसके संबंध में क्वालिफिकेशन की बात नहीं की जाती, चाहे वो लीगल हो, एजुकेशनल हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, जुडिशियल हो। ठीक है, और कहा कि आपको इसको कमेटी के द्वारा भी नियुक्त नहीं करते, जिसमें लॉ कमीशन ने कहा कि इनको नियुक्त करने से पहले आपको प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए और लीडर ऑफ अपोजिशन होना चाहिए। तो इस समिति के आधार पर आप चुनाव आयुक्त को नियुक्त करो, और अन्यथा आप तो केवल अकेले नियुक्त कर लेते हो, प्रधानमंत्री के प्रेसिडेंट नियुक्त कर देते हैं, ये तो गलत है। ठीक है, तो ये उसके अलावा ये इश्यू और है। ठीक है, टोटली 4-5 इशू हैं इलेक्शन कमीशन में, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, यहां से प्रश्न बन सकता है। अब हम पढ़ लेते हैं संवैधानिक प्रावधान क्या है।
संविधान के भाग 15 में इसके संदर्भ में बात की गई है। 25 जनवरी 1950 को पहला इलेक्शन कमीशन नियुक्त किया गया। आर्टिकल 324 से 329 के संदर्भ में पावर, फंक्शन, टेन्योर, एलिजिबिलिटी के संबंध में बात की गई है। और इससे पहले जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में सिंगल मेंबर बॉडी होती थी, लेकिन 1989 में इसमें संशोधन करके इसको मल्टी मेंबर बॉडी बनाया गया। इसमें A1+2 की बात की गई, ठीक है। और इसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर हमको देखने को मिलते हैं। और इलेक्शन कमिश्नर हमको हाईएस्ट रैंक का अधिकारी हमको देखने को मिलता है और इसको प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त किया जाता है। 6 ईयर 65 ईयर जो भी पहले हो जाए उसके संदर्भ में इनका कार्यकाल हमको देखने को मिलता है। सुप्रीम कोर्ट के जज के समान इनकी सैलरी पर्क हमको देखने को मिलते हैं। इनको रिमूव किया जा सकता है, कोई इनने मिसबिहेव किया हो या इनकी कोई इनकैपेसिटी हो, उसके आधार पर इनको रिमूव किया जाता है। जैसे हम कैग को रिमूव करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करते हैं, हाई कोर्ट के जज को रिमूव करते हैं। लेकिन इनके संबंध में महाभियोग के संदर्भ में बात नहीं की गई, इम्पीचमेंट के संदर्भ में इनके लिए बात नहीं की गई है। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे, यहां से प्रश्न बन सकता है। दूसरा, जैसे हमने देखा कि इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त किया जाता है। 6 ईयर 65 जो भी पहले हो जाए तब तक इनका टेन्योर रहेगा, ठीक है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इम्पीचमेंट के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अदर टू जो कमिश्नर होते हैं उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सलाह पर प्रेसिडेंट उनको हटा सकते हैं, ठीक है। इतना आप ध्यान रखेंगे। इस पे भी विवाद है। इनमें बोला जाता है कि जब तीनों इलेक्शन कमिश्नर समान है तो आप इनको 2 को क्यों हटा रहे हो, इनकी मुख्य चुनाव आयुक्त की सलाह पर इनको भी इम्पीचमेंट के द्वारा हटाओ ना। तो इस पे भी विवाद चलता रहता है, क्योंकि ये डर के मारे कभी अपोजिशन में जाएंगे नहीं। अगर ये डर के मारे अपोजिशन में चले गए तो चीफ इलेक्शन कमीशन इनके संबंध में हटाने की सिफारिश कर देगा। तो इसलिए इसमें कभी हमें स्वतंत्रता हमको देखने को नहीं मिलती। तो इनको भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के समान ही इनको हटाने का प्रावधान किया जाना चाहिए, ठीक है। ये भी मुद्दा है। अब कुछ आर्टिकल हैं। आर्टिकल 324 ये कहता है कि आप इलेक्शन जो इलेक्शन का कमीशन होता है वो सुप्रीडेंट कर सकता है, डायरेक्शन कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है जो भी इलेक्शन कंडक्ट करवाता है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, ठीक है। तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इनके संदर्भ में जो भी इलेक्शन कंडक्ट करवाते हो उनको क्या कर सकते हो आप, सुप्रीडेंट कर सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। आर्टिकल 325 से कहता है कि आप किसी व्यक्ति को रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स के आधार पर किसी वोटर लिस्ट में शामिल नहीं कर सकते, किसी वोटर लिस्ट में उसको हटा नहीं सकते। आर्टिकल 326 एडल्ट सफरेज की बात करता है, मतलब कि वयस्क मत अधिकार की बात करता है। आर्टिकल 327 पार्लियामेंट को पावर देता है कि इलेक्शन के संदर्भ में वो लॉ बना सकते हैं, जैसे आरपीए एक्ट 1950 बनाया, आरपीए एक्ट 1951 बनाया। और स्टेट की लेजिस्लेचर को पावर देता है कि आप भी रिस्पेक्टिव इलेक्शन के संदर्भ में लॉ बना सकते हैं, ठीक है। और कहा कि आर्टिकल 329 के द्वारा आप किसी भी इलेक्शन से संबंधित मैटर को कोर्ट में नहीं ले जाएंगे, ठीक है। तो इस बात को इन्होंने कहा। दूसरा और क्या कार्य करते हैं, जो भी कंस्टिट्यूंसी होती हैं उनका डिवीजन करते हैं, वोटर लिस्ट को अपडेट करते हैं, नोटिफाई, कोई भी इलेक्शन के संबंधित डेट और शेड्यूल को नोटिफाई करते हैं, इलेक्शन रिजल्ट को डिक्लेयर करने का काम करते हैं, इलेक्शन में किसी कैंडिडेट और पार्टी के द्वारा जो भी एक्सपेंस किया जाता है उसके संबंध में फिक्स और लिमिट तय करने का काम करते हैं, नॉमिनेशन का स्क्रूटनी करते हैं, डिस्प्यूट को सेटल डाउन करने का प्रयास करते हैं और कोड ऑफ कंडक्ट को लागू करने का भी ये करते हैं, प्रयास करते हैं। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एक मुद्दा और है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के से कि आपको 6 मंथ का और समय दिया जाता है कि आप स्टेट और यूटी से क्या करो, कंसल्टेशन कर लो कि
हिंदू को माइनॉरिटी स्टेटस ग्रांट करने के लिए संदर्भ में आप कंसल्टेशन कर सकते हो। इसके लिए आपको 6 माह हम और दे रहे हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये तो केवल न्यूज है, लेकिन हमारे संविधान में क्या प्रावधान है इसके संदर्भ में बात कर सकते हैं। एक बात आप ध्यान रखेंगे कि माइनॉरिटी को ना तो संविधान में डिफाइन किया गया है, ना तो जो इससे संबंधित जो एक्ट बना है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट 1992, ना तो उसमें डिफाइन किया गया है। लेकिन इसमें कुछ समुदायों को माइनॉरिटी का दर्जा दे दिया गया है, जैसे मुस्लिम हो गया, क्रिश्चियन हो गया, सिख हो गया, बुद्धिस्ट हो गया, जैन हो गया, पारसी हो गया। ठीक है। अच्छा, एक पीआईएल और आई थी सुप्रीम कोर्ट ने, इसमें कहा गया था कि माइनॉरिटी को आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे दर्जा दे दो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया, इसको नहीं कहा। टीएमए पाई फाउंडेशन और केरला एजुकेशन बिल्स वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि माइनॉरिटी का दर्जा स्टेट लेवल पे दो। मान लो स्टेट लेवल पे किसी क्षेत्र में 90% हमको मुस्लिम देखने को मिलते हैं और 10% हमको हिंदू देखने को मिलते हैं, तो वो 10% होंगे, वो होंगे माइनॉरिटी। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, यहां से प्रश्न बन सकता है। अब क्या हुआ, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी बनाया गया इस एक्ट के तहत 1978 में। इसको सब माइनॉरिटी कमीशन माइनॉरिटी कमीशन सर्वप्रथम 1978 में बनाया गया और इसको सर्वप्रथम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के तहत रखा गया, एक रेजुलेशन के द्वारा बनाया गया। इससे पहले कोई इसको एक्ट लेके नहीं आए। लेकिन 1984 में इसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से डिटैच किया गया और इसको मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर के अंतर्गत लाया गया। 1988 तक इसमें ऐसी बात चली, लेकिन 1992 में नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट 1992 लेके आए और इसको एक स्टैट्यूटरी बैकिंग दी गई। 1993 में फर्स्ट स्टैट्यूटरी नेशनल कमीशन सेटअप किया गया, जिन्होंने मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट और जो पारसी हैं इनको माइनॉरिटी का दर्जा दिया गया और 2014 में जैन समुदाय को भी शामिल किया गया। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, यहां से भी प्रश्न बन सकता है। दूसरा, हमारे संविधान में माइनॉरिटी से संबंधित क्या क्या प्रावधान है। आर्टिकल 29 ये कहता है जो भी माइनॉरिटी है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट, जो भी माइनॉरिटी है मतलब कि आर्टिकल 29 के तहत जो हमारे संविधान में अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनके जो भी मतलब की हित हैं उनको संरक्षण देने का काम करता है। आर्टिकल 29 का क्लॉज 1 ये कहता है कोई भी सिटीजन, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन, हमारे भारत देश में कोई भी सिटीजन का समूह या वो टेरिटरी में रहता हो किसी इंडिया की, ठीक है, तो अपनी जो उसकी डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, जो लिपि है, संस्कृति है, उसको कंजर्व करने का उसके पास अधिकार है। आर्टिकल 29 का क्लॉज 2 ये कहता है कि किसी भी सिटीजन को इस प्रकार के किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन देने से आप मना नहीं करोगे जो स्टेट के द्वारा फंड हो या स्टेट के द्वारा किसी भी प्रकार की ग्रांट उसको दी जाती हो, लेकिन ऑन द ग्राउंड केवल रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम के आधार पर आप उसमें भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक है। आर्टिकल 30 ये कहता है संविधान का कि जो भी हमारा माइनॉरिटी जो कम्युनिटी है उनको अधिकार है कि वो अपने प्रकार की जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उनको एस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है, और उनको एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। लेकिन आर्टिकल 30 का क्लॉज 1 ये कहता है कि आप उनकी जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उनकी प्रॉपर्टी को आप अगर एक्वायर करते हैं तो उनको जो मार्केट की प्राइस होगी, फिक्स अमाउंट होगा, उनको देना पड़ेगा। आप इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे।
अब हमारे संविधान में कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जैसे राइट टू इक्विटी दिया गया है, राइट टू फ्रीडम दिया गया है, राइट टू अगेंस्ट जो शोषण होता है वो उसके संदर्भ में बात की गई है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात की गई है, कल्चरल एजुकेशन राइट की बात की गई है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी की बात की गई है। ठीक है, तो इसको आप एक बार पॉज करके इसको पढ़ लेना, यहाँ से आपसे प्रश्न बनने की बहुत अधिक संभावना है। और मौलिक अधिकारों पे फंडामेंटल राइट होते हैं, वहां से लगातार प्रश्न बनते रहते हैं, तो इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ है, सेंट्रल डिपोजिटरी जो सर्विस इंडिया है एलटीडी, उसमें साइबर अटैक देखा गया। ठीक है, तो ये क्या है, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड एक डिपोजिटरी है, और जो शेयर्स वगैरह रहते हैं, जो स्टॉक मार्केट से जो ब्रोकर्स वगैरह शेयर परचेज करते हैं, सेल करते हैं, केवल इसके माध्यम से कर सकते हैं। बस इतना सा ध्यान रखेंगे, पेपरलेस सारा काम इन्होंने कर दिया है। आप केवल एक अकाउंट इसमें खोलेंगे, उसके माध्यम से आप इसमें अपने शेयर्स वगैरह स्टोर कर सकते हैं। कई प्रकार की पॉलिसी भी आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। CDSL और फंक्शन जैसे हमने पढ़ा, सिक्योरिटी का सर्टिफिकेट आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। अगर आपको किसी को शेयर वगैरह सिक्योरिटी को ट्रांसफर करना है तो आप इससे संबंधित बात कर सकते हैं। कुल मिलाकर ये आपके काम को क्या करता है, पेपर लेस करता है। आपको मुंबई जाने की अब आवश्यकता नहीं है। अगर आप कन्याकुमारी में भी हैं तब भी आप अपने शेयर को यहाँ से परचेज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ CDSL। ठीक है, ये बस इतना सा ध्यान रखेंगे। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, फाउंडेड 1999 में हुई, और PS रेड्डी अभी इसके कौन है, चेयरमैन है, CEO है और मैनेजिंग डायरेक्टर है। ठीक है, अब I2U2 चर्चा में है। I2U2 क्या है, सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन है। इसमें आप इंडिया देख सकते हैं, इजराइल, UAE और USA शामिल रहते हैं, और इसको क्वाड बोलते हैं। कब का, वेस्ट एशिया का क्वाड इसको बात की गई है। कॉमन एरिया पे बात करते हैं, इकोनॉमिक कॉपरेशन के संदर्भ में बात करते हैं, ट्रेड के संदर्भ में बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट के संदर्भ में बात करते हैं। 6 पिलर पे काम करते हैं, वाटर पे, एनर्जी पे, ट्रांसपोर्टेशन पे, स्पेस पे, हेल्थ पे, फूड सिक्योरिटी पे। ठीक है, ये काफी महत्वपूर्ण पहल है I2E2। इसमें आपको इंडिया देखने को मिलेगा, इजराइल देखने को मिलेगा, यूनाइटेड अरब अमीरात देखने को मिलेगा, USA देखने को मिलेगा। और इसकी जो पहली मीटिंग जुलाई 2022 में हमको देखने को मिली, जो कि वर्चुअली रूप से हेल्ड हुई। ठीक है, I2 का मतलब होता है इंडिया इजराइल, U2 का मतलब होता है USA और UAE। ठीक है, इसको 2021 में फॉर्म किया गया, और इनका मेन उद्देश्य है कि हम कोऑपरेट करेंगे मैरीटाइम सिक्योरिटी में, टेक्नोलॉजी में, फूड सिक्योरिटी में, एनर्जी में, समंदर में बात करेंगे, और चाइना को कहीं ना कहीं टैकल करने का प्रयास करेंगे, और वेस्ट एशिया में कहीं ना कहीं हम स्थिरता लाने का प्रयास करेंगे। इतना आप ध्यान रखेंगे यहाँ से। ठीक है, अब कंट्री देख लेते हैं। जैसे आप इधर आपको इजराइल देखने को मिलेगा, इधर आप आएंगे तो आपको जैसे आपको इंडिया इधर देखने को मिलेगा, UAE आपको इधर देखने को मिलेगा, इजराइल और अमेरिका आपको इधर देखने को मिलेगा। ये चारों कंट्री क्या है, इसके मेंबर हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे कि वेस्ट एशिया में संदर्भ में ये बात करते हैं। बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट चर्चा में है। तमिलनाडु ने अभी क्या किया है, अरेटापट्टी को विलेज है जो कि मुदरई का, उसको फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है। तमिलनाडु की पहलू है, लेकिन इससे अतिरिक्त हमको 35 और देखने को मिलती हैं। अरेटापट्टी क्या है, 250 से अधिक हमें यहाँ पे बर्ड स्पीसीज देखने को मिलेंगी। ठीक है, और इसको हम बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 के सेक्शन 37 के तहत डिक्लेयर करते हैं, और इनको नोटिफाई कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट इसमें इनको नोटिफाई करता है। अभी तक हमको 35 हैं, जैसे मजौली है, उनाकोटी है, सिलाचारी है। ठीक है, अमरकंटक ये बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है। एक बार और देख लेते हैं, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट उसको डिक्लेयर करते हैं जो यूनिक हो, जो इकोलॉजी रूप से क्या हो, महत्वपूर्ण हो, इकोसिस्टम को संदर्भित करती हो, डाइवर्सिटी उसमें हो, और बहुत सारी स्पीसीज हमको देखने को मिलती हैं जिसको इन्वायरमेंट रूप से काफी इफेक्टिव रूप से साउंड करती हो। डिक्लेयर कौन करता है,
सेक्शन 37(1) बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 का है, उसके तहत स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकती है। इसमें कोई हमें रिस्ट्रिक्शन देखने को नहीं मिलती, जैसे आपको नेशनल पार्क में रिस्ट्रिक्शन हमको देखने को मिलती है। अभी तक भारत देश में 35 है। पहली हमको नल्लूर देखने को मिली जो कि कर्नाटका में थी 2007 में, और अभी नई वाली हमें अरिट्टापट्टी मदुरई तमिलनाडु में देखने को मिली। अब हमारे देश में कितनी हो गई है? 35 है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये मदुरई का एक छोटा सा गांव है, जैसा अब ये वाला है, इसको इन्होंने डिक्लेयर किया है। काफी महत्वपूर्ण है। चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड, इससे संबंधित प्रश्न है वो यूपीएससी के द्वारा पहले पूछा जा चुका है। यही पूछा था कि चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है, तो आप बता देते सिंपल, यूनिप के द्वारा, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा। ये अवार्ड अभी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को मिला है। ठीक है, इनने काम किया, एक हरगिला आर्मी समूह है जिनको लेड किया जाता है डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन ने, और ये महिलाओं का संगठन है, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है। ये काम करता है जो ग्रेटर एडजस्ट स्ट्रोक रहता है उसके संबंध में उसका संरक्षण करने का प्रयास करता है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इसको। ठीक है, बस इतना ध्यान आपको रखना है, इससे ज्यादा नहीं आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये हमको कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? इंडिया में देखने को मिलता है, नेपाल में देखने को मिलता है, भूटान में देखने को मिलता है, बांग्लादेश में, चाइना में, म्यांमार में, लाओस में, थाईलैंड में, कंबोडिया में, वियतनाम में। तो इसको याद रखेंगे, इसकी लोकेशन आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, और इसी को डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन ने कंजर्व करने का प्रयास किया है, इसलिए इनको चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला हुआ है। इसका आईयूसीएन स्टैंडर्ड हमको इंडेंजर्ड देखने को मिलेगा, और शेड्यूल 1 में हमको इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में हमको देखने को मिलता है। इसके मेंजर है जो भी गार्बेज डंप रहता है, जो भी लैंडफिल रहता है, जो कि डिपोजिट हमको देखने को मिलता है, वहां पे अपना ये फीडिंग करता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, और ऐसे हरगिला आर्मी है, इनको लेड किया जाता है, वॉलंटरी ग्रुप है महिलाओं का, और लेड पूर्णिमा देवी बर्मन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। उनकी जो लाइफ स्पैन रहती है 43 ईयर रहती है। पॉपुलेशन 800 से 1200 के आसपास है, डिक्लाइन हो रही है, लेकिन इंडोनेशिया, कंबोडिया हमने देख लिया। हैबिटेट हमको इनलैंड, वाटरलैंड, रिवराइन प्लेन में हमको देखने को मिलते हैं। सदानी दरबार चर्चा में है, पाकिस्तान के सिंध जो प्रांत है वहां पे हमको देखने को मिला। हिंदू डिवोटी यहाँ पे जाते हैं, विश्व से आते हैं। 1786 में इसको संत सदरम साहेब ने इसको बनवाया। ठीक है, और इनको लॉर्ड जो राम के सन हैं लव, उसके संदर्भ में बात करते हैं, और जो लॉर्ड शिवा के जो अवतार हैं उसके संदर्भ में इसमें पूजा अर्चना की जाती है। पाकिस्तान ने इसके लिए भारत के नागरिक हैं उनको वीजा देने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, लचित बर्फान चर्चा में है, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इनकी 400वीं एनिवर्सरी बनाई जा रही है न्यू दिल्ली में, और 17वीं सेंचुरी से संबंधित है। अहोम जो डायनेस्टी है उससे संबंध रखते हैं। इनको बैटल ऑफ जो सरायगढ़ है उससे संबंधित लड़ाई लड़ी, और इसके 1671 में इन्होंने मुगलों को क्या किया? डिफीट करवाया। और लचित एक बुरफान नियुक्त किए गए थे। बुरफान का मतलब है कि इनमें एग्जीक्यूटिव पावर भी रहती है और जुडिशियल पावर भी रहती है। तो इस शब्द को आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न इस शब्द से ही बनने की पूरी संभावना है। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई की जन्म जयंती थी, प्रधानमंत्री जी ने इनको ट्रिब्यूट किया इनकी जयंती पे। इनने 1857 का जो क्रांति थी उसके संदर्भ में लड़ाई लड़ी, ग्वालियर झांसी से संबंधित, और इनके साथ तात्या टोपे जी थे। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने जो इंडिया के गवर्नर थे 1848 से लेकर 1856 में, इन्हें डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेके आए, और जो प्रिंसली स्टेट थे उनको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से कंट्रोल करने का प्रयास किया गया। और लीगल जो मेल था, जिनके पास कोई लीगल मेल नहीं था, उनके राज्य को हड़पने का, एनेक्स करने का प्रयास कंपनी के द्वारा किया गया। उन्हीं में से एक प्रयास झांसी का था, और इनने अपने राज्य के लिए क्या ली? लड़ाई लड़ी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हमको देखने को मिला सतारा 1848 में, जैतपुरा, संबलपुर 1849 में, बगाट 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 में, नागपुर 1854 में। तो इसका सीक्वेंस याद रखिएगा, आपसे सीक्वेंस मिलाने के लिए पूछा जा सकता है किसको पहले एनेक्जेक्ट, किसको पहले
एनेक्जर किया गया ब्रिटिश के द्वारा। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया गया और रानी झांसीबाई ने इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, सतारा सबसे पहले एनेक्स किया गया, फिर नागपुर, झांसी, संबलपुर, उदयपुर, जैतपुर, बगाट। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। दूसरा, जो सुखताल लेक है और नैनीताल लेक है, दोनों उत्तराखंड में है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सुई मोटो लिया है PIL के द्वारा, और यहाँ पे कुछ गतिविधियां चल रही हैं जो डेवलपमेंट प्रोडक्ट हैं, जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं। तो उसके संबंध में चिंता जताई जा रही है कि जो नैनीताल लेक है और जो सुखताल लेक है, उनको निगेटिव रूप से इंपैक्ट करेंगे। ठीक है, बस इतना सा न्यूज है। लेकिन हम कुछ महत्वपूर्ण जो लेक हैं उनको पढ़ लेते हैं। सबसे ऊपर आपको देखने को मिलेगी बुलर लेक, पैंगोंग लेक, डल लेक। ठीक है, फिर आपको देखने को मिलेगी सुखना लेक, और फिर आपको देखने को मिलेगी सांबार लेक, फिर आपको कन्वर लेक, फिर ऊपर दीपोर बिल, उमियम लेक। ठीक है, लोकटक लेक, इधर आपको देखने को मिलेगी भोजताल, नल सरोवर, इधर आपको देखने को मिलेगी लोलार लेक, चिल्का लेक, नागार्जुन सागर लेक, कुलेरू लेक, पुलकित लेक, अष्टामुड़ी लेक, बैमनाल लेक और अष्टामुड़ी लेक। ठीक है, कमेंट करके बनाइए कौन सी ऐसी लेक है जिसको उल्का पिंड के द्वारा बनी है। ठीक है, और ये भी बताइए कौन सी ऐसी लेक है जो टेक्टोनिक मूवमेंट के द्वारा बनी है। ठीक है, दोनों बताइएगा आंसर। स्वच्छ भारत मिशन चर्चा में है। 2019 में सरकार ने लॉन्च किया गया ODF फ्री मोटिव के साथ। फिर स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 आया, फिर अर्बन मिशन और ले आया, फिर मतलब कि 2015 में अमृत मिशन आया, 2014 में स्वच्छ भारत मिशन आया। ठीक है, इसके तहत ODF का मतलब है कि नॉट ए सिंगल पर्सन ओपन में कोई मतलब कि डिफिकेट नहीं करेगा। ODF प्लस का मतलब है कोई भी पर्सन ओपन में तो नहीं करेगा, लेकिन जो भी कम्युनिटी, जो पब्लिक टॉयलेट है, उनको मैनेजमेंट सही से करेगा। ODF प्लस प्लस का मतलब है कि जो भी टॉयलेट का स्लज रहता है, सेप्टिक मैनेजमेंट रहता है, उसको सही से काम करेगा। और वाटर प्लस का मतलब रहता है जो भी मतलब कि CPCB नॉर्म है उसके अनुसार वाटर को क्या करेंगे, ट्रीटेड करेंगे, उसके बाद आप वाटर बॉडी में उसको रिलीज करेंगे। तो इसको याद रखिएगा, यहाँ से आपसे अंतर पूछा जा सकता है। अब क्या है, ऑडिव रेडले टर्टल सी चर्चा में है, और हर साल ये ऑडिव रेडले जो सी टर्टल रहते हैं, उड़ीसा के जो गहेर माता कोस्ट है वहां पे हमको देखने को मिलते हैं। ये वाला कोस्ट है, और भी नेटिव काफी मतलब कि जो गहेर माता कोस्ट है, ऑडिव रेडले सी टर्टल हमको देखने को मिलते हैं, और काफी मात्रा में हमको ये आते हैं। ठीक है, इसमें कुछ इसके अलावा जो आपको रेड साइन दिख रहा है वहां पे ये आते हैं। कुछ नदियां हैं, ऊपर आपको धमरा देखने को मिलेगी, इधर आपको महानदी देखने को मिलेगी, देवी रिवर देखने को मिलेगी, इधर आपको रसगुल्ला रिवर देखने को मिलेगी। तो रिवरों का आप सीक्वेंस याद रखिएगा। ऑडिव रेडले टर्टल एक रेप्टाइल्स हैं, ओमनीवोरस हैं, मतलब शाकाहारी हैं। इनकी जो ईयर लाइफ स्पेन रहती है 30 से 50 साल की रहती है। इनका वेटेज मेल और फीमेल का दोनों का 39 kg हमको देखने को मिलता है। आयुष्मान का जो स्टैंडर्ड है उसमें वनरेबल कैटेगरी है, इसको सही कर लेना, वनरेबल कैटेगरी में रहते हैं। हर साल 8 लाख के आसपास जो फीमेल्स हैं वो नेस्टिंग करने के लिए गहर माता में आते हैं। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। ठीक है, इस बात को यहां से देख सकते हैं। दूसरा, रसिया का एक ज्वालामुखी वॉल्केनो चर्चा में है, उसमें इरप्शन हमको देखने को मिला है, सिबलक वॉल्केनो है। और ये आप देख पा रहे हैं जो बेरिंग सी है, जो अलास्का का रीजन है, वहां पे हमको ये रीजन देखने को मिला है। जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये आपको बेरिंग सी देखने को मिलेगा, चुस्की सी देखने को मिलेगा, ये वाला अलास्का वाला रीजन है। और इधर आपको स्विलेक वॉल्केनो देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमको इस टाइप का इरप्शन देखने को मिला है। काफी यहाँ पे महत्वपूर्ण, इसके द्वारा जो इन्वायरमेंट क्लाइमेट चेंज है उसमें काफी महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। इसमें इस प्रकार का विस्फोट हमको देखने को मिला है। रसिया का रीजन चर्चा में है, इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न लोकेशन से संबंधित बन सकता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।